अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज टीवी। दोस्तों, आज हाजिर है एक नई टॉपिक के हवाले से और वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि जॉन मिल्टन कौन थे, जो उसके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे या उसने इंग्लिश लिटरेचर को क्या दिया। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह वीडियो वक्त पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन की बायोग्राफी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। फिर उसके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे या उसकी कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में क्या थी। इंग्लिश लिटरेचर में 3 ऐसे फिगर हैं, अगर आप उसको स्टडी ना करें या आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं जानते। पहले नंबर पर चासर है, सेकंड पे शेक्सपियर है, थर्ड पे जॉन मिल्टन है। ये तीनों फिगर्स जस्ट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, क्योंकि इन तीनों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क्स क्रिएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर में। तो जॉन मिल्टन जो थे ये फेवरेटन एज में पैदा हुआ है, ठीक है। और इसको फेवरेटन एज का बानी भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक फेवरेटन टाइप पर्सनालिटी था, रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी था। उसकी जो पोइट्री है आप देखिए तो इसमें आपको डायडेक्टिक पर्सन या रिलीजियस यानी मजहबी अक़साम की थिंग्स मौजूद है, क्योंकि वो एक फिलासफर पर्सन था। इसकी पोइट्री ज़्यादातर वो फोकस क्या किस चीज़ पर करती थी, अपने आप पर। वो एक एगोइस्टिक पर्सनालिटी था। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसके बारे में कहते हैं कि उसकी जो सोल थी, हिज सोल इज़ लाइक अ स्टार, यानी शायरों में उसका जो रूह था या जो उसका नाम था एक स्टार की तरह थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क्स उसने लिखी है और उसको कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी भी बनाया गया था उसी टाइम पर क्रोमवेल के अंडर, क्योंकि उसने एक प्लान बनाया था कि चार्ल्स फर्स्ट को इस एज को हमने पहले वीडियो में बताया कि इसको कैरोलाइन का एज भी कहा जाता है। कैरोलाइन का एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट किंग था इंग्लैंड का, तो इसी वजह से इस एज को हम कैरोलाइन का एज भी कहा जाता है। ये फेवरेटन एज जो है ये डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। कैरोलाइन, जेकोबिन्स, रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन इस एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट था वो क्रोमवेल ने क्या किया था, उसको बेहेडेड किया था। क्रोमवेल कौन थी, एक रिबिलियंस वहाँ पर उठ गया था इंग्लैंड में, ठीक है, वो किंग था। तो पेवरटन स्पेशली जॉन मिल्टन जो थी वो क्रोमवेल को क्या सपोर्ट करती थी। उसने कॉमनवेल्थ की हुकूमत बनाई, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक ना रह सकी और उसकी एक पैदा हुआ जो चार्ल्स फर्स्ट था, उसको बेहेडेड किया था और उसका जो सन था वो भाग गया था। फिर वापस लाया गया चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड में और उसको किंग बनाया गया, तो इसीलिए उसको रेस्टोरेशन का एज भी कहा जाता है इसी बेस पर। तो मिल्टन ने क्या किया है, मिल्टन ने लिरिकल टाइप ऑफ पोएट्री भी लिखी है, रिलीजियस टाइप ऑफ पोएट्री भी, पेस्टोरल टाइप ऑफ पोएट्री भी लिखी है। उसकी पोएट्री में आप पेस्टोरल थिंग्स आप देखिए, ठीक है। हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क से आपके साथ शेयर करेंगे कि इन पोएम्स में उसने क्या लिखा है या किस टाइप का पोएट्री की है, तो फिर आपको समझ में आ जाएंगी। तो जॉन मिल्टन is very great personality in English literatures. His special work in his most famous epical works in focus on इस एज में एक चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करता हूँ कि एपिकल पोइट्री यहाँ पर उस जो फेवरेटन एज था पीक पर पहुँच गई थी। स्पेशली जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, ये एक फेमस एपिकल वर्क है और ये 12 बुक्स पर मुश्तमिल एक बड़ा सा पोएम है और इसमें जो स्टोरी है वो एडम के हवाले से है, ठीक है। इससे पहले हम कुछ और पोएम डिस्कस करेंगे उसकी जो बहुत मशहूर है जॉन मिल्टन का, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। इसकी जो एक एलिजी है लेसिडियस, एक पेस्टोरल एलिजी है, ठीक है, क्योंकि जो गाँव वाले इसी तरह के टाइप ऑफ थिंग उसने इसमें ऐड किया है और ये अपनी एक बहुत अजीज फ्रेंड के बारे में लिखा है, किंग एडवर्ड के बारे में ये लेसिडियस लिखा गया है। इसमें रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया है जॉन मिल्टन ने। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट वर्क है कॉमस और ये भी एक पेस्टोरल एंड आइडियलिक पोएम है, ठीक है। इसमें रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स में जो लॉजीनेस आई थी उसको जॉन मिल्टन ने डिस्कस किया है।
इसके अलावा उसने एक सोनेट्स भी लिखा है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। ये एक सोनेट है उसका, और इसमें क्या किया कि आल्सो बिलोंग टू मिल्टन अर्ली पीरियड, फुल ऑफ डीपली फेल्ट इमोशंस, these sonnets among the noblest in the English language, and there is much lyrical one tone in this sonnets. Apart from this, when the Civil War 1642 it became broke out in England, John Milton himself with heart and soul struggle against Charles II. जिस तरह का हमने पहले बताया कि वो जॉर्ज फर्स्ट की जो पॉलिटिक्स थी या जो उसकी पॉलिसी थी वो उसके खिलाफ थी। तो उसने क्या किसके साथ दिया जॉन मिल्टन ने? उसने कॉमनवेल्थ यानी क्रोमवेल की अंडर सेक्रेटरी भी रही और उसको सपोर्ट करते रहे, ठीक है। तो उसको सपोर्ट किया। अगर इसमें क्या हो गया, उसने जो जॉर्ज फर्स्ट था उसी टाइम पर उसको डिथ्रोन किया और बेहेडेड भी किया। तो इसी टाइम पर जो जॉन मिल्टन की पोइट्री थी वो अपनी एक पीक पर पहुंच गई थी। स्पेशली जो लिरिकल पोइट्री थी उसी टाइम की वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, और उसके जो फिलोसॉफिकल माइंडेड था वो इस टाइम पर बहुत ग्रो हुआ था, ठीक है। क्योंकि इस जिस टाइप ऑफ पोइट्री इसने लिखा है इसकी कंपैरिजन आप दूसरे से कर सके तो कोई इंग्लिश राइटर इसकी तरह पोइट्री नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ पोइम्स थी। इसके अलावा द हाइम है, द हाइम ऑन नेटिविटी है, ठीक है। सेकंड पेंसार्सो है, एल एलेग्रो है, ठीक है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं जॉन मिल्टन का। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, आपको बताते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ज़्यादा लंबा एपिकल पोएट्री इसमें है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द कास्टिंग आउट फ्रॉम heaven of the fallen angels, their planning of revenge in hell, Satan flight meant temptation and fell from grace। यानी इस पोइम में क्या है, इस पोइम में उसने लिखा है कि जो एडम का स्टोरी है और एडम एंड ईवी जो है, यानी आदम और हवा बीवी जो जन्नत से निकाला गया था, ठीक है। उस शैतान ने उसको धोखा दिया, उसको टेम्प्ट किया था, ठीक है। फिर वो दुनिया में गई, तो सारी चीज़ें उसने डिस्कस की है। जो रिबेलियस माइंडेड पर्सन सैटन था उसको डिस्कस किया है कि उसने गॉड के खिलाफ इस तरह कुछ प्लानिंग की है, फिर गॉड्स के साथ वार शुरू किया। तो कुछ इस तरह की स्टोरी इसमें है। लेकिन रियलिटी में सैटन जो है ये जॉन मिल्टन है, ठीक है। जो उसकी जो रिबेलियन नेचर है उसी टाइम पर यानी प्यूरिटन एज में चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ खड़ा था, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ ही खड़ा हो गया था। तो सटन भी गॉड अगेंस्ट हुआ था, क्योंकि सटन को भी जन्नत से निकाला गया था, ठीक है। इसी टाइम पर क्योंकि उसने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा ना किया, तो फिर गॉड ने क्या कहा कि आप जन्नत से निकल जाओ। तो फिर उसने क्या किया, अब इंसानों को टेम्पटेशन दे रहा है, धोखा दे रहा है, डिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जॉन मेंटल भी एक रिबेलियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी था, और उसने चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ एक मुहिम चलाई और उसको अपनी थ्रोन से गिरा दिया और बेहेडेड भी किया, ठीक है। इसके बारे में आप जॉन मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट है और इसमें क्या है, इसकी जो मेन थीम है वो है टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। जो यानी जो गॉड का रास्ता है वो जॉन मिल्टन बताता है इंसानों को, ठीक है, कि गॉड का रास्ता क्या है। वो वर्स टू डिफरेंट थिंग्स डिस्कस इन द पोएम पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा उसने पैराडाइज रिगेन भी किया है। ये बहुत lofty and loaded with meaning. Every word is loaded with meanings. They are the most famous poems, but epical poetry in the epical history. Paradise Lost has no contemporary, and it's become a very famous work in all over the world. It hasn't any comparison with other work such as epical poetry that is has done by John Milton. एक और इम्पोर्टेंट पोएम है सैमसन एगनास्टिक। मिल्टन डील विद एंशिएंट हेब्रू लेजेंड ऑफ सैमसन द माइटी चैंपियन ऑफ इजराइल। एक और पोएम है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, ठीक है, सैमसन एगनास्टिक, जो एक हीरो था इजराइल का। लेकिन इसी टाइम पर जॉन मिल्टन जो है वो अब उसी टाइम पर यानी पैराडाइज रिगेन एंड पैराडाइज लॉस्ट जब लिखा गया तो इसी टाइम पर तकरीबन जॉन मिल्टन 49 की एज तक पहुंच गया था। और इसी टाइम पर एक और चीज़ आपको बताओ कि मिल्टन टोटली ब्लाइंड हुआ था, और उसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना गवर्नमेंट साइड से या किंग ने एक्सेप्ट किया था, ना ही अपनी फैमिली ने एक्सेप्ट किया था। बिल्कुल उसको एक अकेला छोड़ा था, उसको ना कोई सपोर्ट था ना कोई और चीज़। लेकिन इसी टाइम पर जो उसकी लॉफ्टी वर्क से यानी पैराडाइज लॉस्ट है
और पैराडाइज रिगेन है एंड सैमसन एगनास्टिस। ये पोएम उस पर टाइम पर लिखा है, ठीक है। सैमसन एगनास्टिक एक इजराइल हीरो था और उसी टाइम पर ब्लाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर जो मेन थीम है वो जॉन मिल्टन खुद अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वो इसी टाइम पर ब्लाइंड हुआ था, ठीक है, अंधा हो गया था, ना कोई इसका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी वर्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। आई होप आपको जॉन मिल्टन समझने में आसानी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन अनदर राइटर।